हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एसएससी एग्जाम के लिए जो साइंस के पीवाईक्यूज हैं वो लेकर के आ रहा हूं, टॉपिक वाइज टॉपिक। और आज हम लोग जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे पीवाईक्यूज हैं अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस के द्वारा आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा ऐप जो है वो आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। प्ले स्टोर से आज ही आप डेवलपिंग सक्सेस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप के ऊपर आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स का जो है कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं बैच के माध्यम से। इसके अंदर आप लोगों को कंप्लीटली पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और फुल सिलेबस जो है आपका कवरेज किया जाएगा। और इसके अंदर आपके जो है बोथ टीआईआर 1 भी कंप्लीट होगा और टायर सेकंड जो होता है वो भी यहाँ पर जो है आपको कंप्लीटली अवेलेबल रहने वाला है। एसएससी, बैंकिंग या अदर कोई भी एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आपको ऐप डाउनलोड करते समय किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास में जो है हमारा एक मेल भी है, आप इस पर मेल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी के लिए आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत ही जो है मिनिमम प्राइस के अंदर आप लोगों के 2000 से भी ज्यादा टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वो भी विथ सॉल्यूशन, जिसके अंदर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस और स्टेनोग्राफर सभी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहने वाले हैं। और ये सब कुछ आपको मिलेगा डेवलपिंग सक्सेस ऐप पर। तो आज ही अभी ही डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस टीम के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को, अपनी सक्सेस को सुनिश्चित करिए। डेफिनेटली सक्सेस यू कैन गेट व्हेन यू कनेक्ट विद डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। एंड डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस का जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये रहा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारी वैकेंसीज जो है एसएससी के द्वारा निकाली गई है, चाहे सीजीएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, जीडी की बात करें, तो आप इसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए विजय बैच लाइव क्लासेस के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो आप यूट्यूब चैनल पर भी जो है इन सभी फ्री क्लासेस का लाभ ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं और बेनिफिट लेकर के जरूर जो है अपनी तैयारी जारी रखिए। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की और तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये चार ऑप्शन है, ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो चार ऑप्शन है इन चार ऑप्शन में से कौन सा है या किसे जो है हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसे हम क्या कह सकते हैं, और तो इसे हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि बी रूल, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हिंदी में कहें तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कह सकते हैं। किसको? उष्मागतिकी के प्रथम नियम को। उष्मागतिकी के जो है हमारे पास में तीन नियम है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, तो तीन प्रकार के नियम है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है या जो हम कह सकते हैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो लॉ है, ये क्या कहते हैं? ये कहता है, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि ऊर्जा को जो है ना ही तो आप बना सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं, और ना ही जो है आप उसे नष्ट कर सकते हैं। यानी एनर्जी कैन नॉट बी, यू कैन क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू सेकेंड स्टेज। मतलब आप गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, इस प्रकार से अलग अलग फॉर्म्स के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एनर्जी को आप क्रिएट या फिर जो है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ये कहता है उष्मागतिकी का पहला नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गई बात? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ये आपको सिंपल सा अब ऐसे याद रखना है कि ऊर्जा ना ही तो जो है क्रिएट की जा सकती है और न ही जो है नष्ट की जा सकती है, यानी न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग सनशाइन टू कीप हाउसेस वार्म इन फ्रीजिंग विंटर्स इज कॉल्ड। यानी कि जमाने वाली जो ठंड होती है, जमाने वाली मतलब कि जो ऐसी ठंड जिसके अंदर आपके घर के अंदर या घर के बाहर भी जो है एकदम वातावरण में बर्फ जैसी जम जाए ना, या फिर हम ये कह सकते हैं नक्की जैसे झील है, या फिर और भी बहुत सारी लेक्स है जो कि आपके जम जाती है जो है सर्दी के दिन में, ऐसी ठंड पड़े तो उस टाइम पर, तो उस जमाने वाली ठंड में घरों को गर्म रखने के लिए जो धूप के प्रयोग की एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट जो है उसे क्या कहा जाता है। तो बेसिकली जो बहुत ज्यादा तेज ठंड पड़ती है, ऐसे में जो है घरों को गर्म रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक न्यू कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्या, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है आपका पैसिव सोलर हीटिंग। क्या कहा जाता है, पैसिव सोलर हीटिंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होता है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है निष्क्रिय सौर उष्मा। क्या कहा जाता है, निष्क्रिय सौर उष्मा। और इस निष्क्रिय सौर उष्मा या पैसिव सोलर हीटिंग के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास में हीट है, उस हीट को जो है ट्रैप किया जाता है, यानी जो सन से आने वाली हीट है उस हीट को ट्रैप किया जाता है और उसके बाद में उस हीट को रिलीज किया जाता है जब हमारे पास में कैसी विंटर हो, फ्रीजिंग विंटर हो, यानी जमाने वाली जब ठंड होती है उस समय पर उस सन से ट्रैप की गई उष्मा या हीट को धीरे धीरे रिलीज किया जाता है। और जैसे जैसे वो उष्मा रिलीज की जाती है वैसे वैसे जो है आपका घर कैसा रहता है, गर्म रहता है, वार्म रहता है। समझ में आ गई बात। तो जो ये जमाने वाली ठंड के अंदर घरों को गर्म रखने के लिए जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, नई जो अवधारणा रखी गई है, नई अवधारणा जो आई है वो क्या है, उस अवधारणा या उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पैसिव सोलर हीटिंग, यानी निष्क्रिय सौर उष्मा। ठीक है, क्योंकि एक्टिव तो क्या होगी जब सूर्य से मिलती हो, लेकिन हमने क्या करा, सूर्य से आने वाली को स्टोर करा, स्टोर करने के बाद उसको जो है घर से निकाल रहे हैं, तो उससे क्या कहेंगे, पैसिव कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य पृथ्वी को डैश 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 के माध्यम से गर्म करता है। द सन हीट्स द अर्थ थ्रू। तो जो सन है वो अर्थ को किस की हेल्प से हीट करता है, यानी गर्म करता है, आपके कन्वेंशन से या रेडिएशन से या कंडक्शन से या फ्यूजन से। तो क्या देखिए यहां पर जो हमारे पास में अलग अलग ये मेथड्स हैं, क्या है, ये अलग अलग मेथड्स है एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल पर जाने के लिए। तो अब बताइए इसमें से कौन सा मेथड है जिसका यूज सूर्य करता है अपनी रेज को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। तो बेसिकली सूर्य जो है, सन जो है, वो क्या करता है, तो आपने कई बार सुना होगा कि सन जो है वो विकिरण यानी रेडिएशन जो होती है वो प्रोड्यूस करता है। तो सूर्य पृथ्वी को विकिरण के माध्यम से गर्म करता है, यानी रेडिएशन जो होती है उस रेडिएशन की हेल्प से जो है ये गर्म करता है। अब ये कैसे गर्म करता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वायुमंडल है उससे ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो वहां पर किसी प्रकार के कोई माध्यम वगैरह तो है नहीं, यानी मीडियम तो कोई है नहीं। और जब मीडियम नहीं है तो उसके बावजूद भी अगर जो है सन ये चाहता है कि उसकी हीट अर्थ तक पहुंचे तो उसके लिए क्या करना होता है, रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, विकिरण डेवलप करनी पड़ती है। क्योंकि विकिरण जो होती है, जो हमारे रेडिएशंस होती है, इनको जो है किसी भी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में आ गई बात। और इससे क्या होता है, तो इससे जो है फिर वो स्पेस के अंदर ट्रैवल कर पाती है और स्पेस के अंदर ट्रैवल करते हुए वो अर्थ तक पहुंचती है और अर्थ तक पहुंच करके अर्थ को जो है गर्म करती है। समझ में आ गई बात। तो यहां पर जो है पार्टिकल्स किसकी हेल्प से आते हैं, रेडिएशन की हेल्प से ये जो है किरणें हमारे तक पहुंचती है। क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ गैसियस स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड। हिंदी में बता देता हूं, गैसीय अवस्था में मौजूद किसी भी पदार्थ को उसके ताप या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में मान लीजिए
मान लीजिए कि गैसियस स्टेट के अंदर कोई जो है पदार्थ पड़ा है, यानी कोई मैटर जो है वो गैसियस स्टेज के अंदर है। अब हम ये चाहते हैं कि वो गैस जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। किसमें? लिक्विड में। तो अगर गैस को लिक्विड बनाना है तो हम यहां पर जो है क्या करेंगे, हम यहां पर इवापोरेशन करवाएंगे या सेचुरेशन करवाएंगे या कंडेंसेशन करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो बेसिकली जो गैस जो है वो आपकी गैस फॉर्म ही है और लिक्विड जो है वो लिक्विड फॉर्म है, क्योंकि आपको पता होगा हर मैटर की जो है 3 स्टेज होती है। हाँ 5 होती है, लेकिन हम अभी मेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेनली 3 ही है। कौन सी? गैस, लिक्विड और सॉलिड। समझ में आई बात? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती है। तो यहां पर जब हम गैस से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, या सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, या फिर सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो जब हम स्टेट्स जो है इनकी, उसको जो स्टेट्स जो है इनकी, उनको जब चेंज करते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है बेसिकली रूपांतरण। लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा है कि गैस से लिक्विड में बदलने को क्या कहेंगे, नहीं। इसने कहा है कि गैस को लिक्विड में बदलने के लिए हम कौन सा प्रोसेस काम में लेंगे, ये नहीं बोला है कि इसको क्या कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? गैस से लिक्विड में चेंज हुआ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन गैस लिक्विड में चेंज हुई, ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? तो ये प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। क्योंकि गैस जो है जब उसे हम संघनित करते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है संघनन, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है पार्टिकल्स को पास लाना, और जब गैस के पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर होते हैं उनको पास में लाया जाता है, तब जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी द्रव में कन्वर्ट होता है। तो ये जो गैस है, ये गैस आपके द्रव के अंदर कब बदलती है? तो ये संघनन की जब प्रक्रिया होती है, संघनन को ही इंग्लिश में कहा जाता है कंडेंसेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाँ, रूपांतरण यानी कि यहां पर क्या हुआ है, तो ये तो है केवल और केवल क्या हम ये कह सकते हैं, स्टेट्स, जब केवल स्टेट्स चेंज हुई, इस घटना को अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। गैस जो है वो लिक्विड में बदल गया है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो लिक्विड है, जो पानी है, आपका जल है, वो हमेशा तीनों ही अवस्थाओं में एक दूसरे से चेंज होता रहता है, यानी सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। ठीक है। गैस से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है, गैस से सॉलिड बन जाता है, सॉलिड से गैस बन जाता है। इस प्रकार से जो है ये रोटेशन इसके अंदर चलता रहता है जब हम बात करते हैं वाटर की, यानी पानी की। क्योंकि आपको पता है पानी जो है वो लिक्विड अवस्था में है। अगर उसको आपने फ्रीज के अंदर डाल दिया तो वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ जो है वो सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। लेकिन वही बर्फ जो है थोड़ी देर और बाहर निकाल करके अपन पड़ा रखे तो वो वापस से लिक्विड में बदल जाता है। और इसी लिक्विड को अगर हम जो है गैस के ऊपर रख दें और गर्म करना शुरू कर दें, तो थोड़ी देर तक गर्म होने के बाद में आप देखेंगे कि धीरे 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 पानी की मात्रा कम होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, अगर जो है ऐसा हो रहा है तो उसके ऊपर एक प्लेट जमा कर रखिए ऊपर थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि जो वेव्स जो आपके पास में भाप है, स्टीम है, वो डेवलप होगी और वो जाकर के उस प्लेट से चिपकेगी, और प्लेट से चिपकने के बाद में धीरे धीरे वो गैस जो है लिक्विड फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आई बात? तो ये यहाँ पर जो है आपका ये जो एक दूसरे में कन्वर्जन है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन जब आपकी अवस्था परिवर्तित हो गई, यानी गैस जो है वो लिक्विड में बनती है, वहां हम संघनन करवाते हैं। और जब हम जो है लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो हम करवाते हैं वाष्पीकरण। क्या? वाष्पीकरण होता है, यानी इवापोरेशन होता है। कब? जब लिक्विड से गैस बनाई जाती है, उल्टा करते हैं तब। तो संघनन का उल्टा जो है वाष्पीकरण कहलाता है। रूपांतरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, ये सब आप समझ गए। अब आता है सेचुरेशन, संतृप्तिकरण। संतृप्तिकरण या फिर जो है सेचुरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की एक हाईएस्ट वैल्यू, कहते हैं ना ये अब सेचुरेशन हो गया, मतलब सेचुरेशन अब जो है इससे ऊपर और सहन नहीं करेंगे। सेचुरेशन मतलब मैक्सिमम लिमिट की बात की जाती है। ठीक है।
तो कोई भी प्योर जो है मैटर है तो उसे कहा जाता है ये सैचुरेटेड है ना, मतलब मैक्सिमम लेवल का शुद्ध पदार्थ है, यानी प्योर वाटर, इस टाइप से। तो यहाँ पर संतृप्तिकरण क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चारों वर्ड्स का यहाँ पर अलग अलग मीनिंग था। और देखिए आप, जो कहा जाता है ना कि कई बार थ्योरी हमें याद रखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ ली गई, किसकी? कंडेंसेशन की। जबकि कंडेंसेशन जो है एक प्रोसेस है, समझ आई बात? तो प्रोसेस की पूरी डेफिनेशन पूछी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक्सपेंशन मेक्स द आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स। डैश विस्तार के कारण एफिल टावर जो है गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। तो आपको पता होगा एलफिल टावर जो है, वो एलफिल टावर गर्मियों के दिन में अपनी हाइट जो है लगभग 6 इंच तक बढ़ा देता है। जो ये आईफिल टावर है, मान लो कि ये जो है आपका आईफिल टावर है और ये सर्दी के अंदर है इतना, ठीक है? तो गर्मी के अंदर क्या होगा कि ये जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये कहलाती है 6 इंच, है ना? तो ये जो है हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, 6 इंचेस जो है इसकी हाइट बढ़ जाती है। कब? गर्मी के दिन में। तो ये क्वेश्चन यही है कि सर्दी में इतनी हाइट थी, वही हाइट, वही मैटर है, पूरा एलफिल टावर तो वो का वही रहेगा, वो बार बार थोड़ी चेंज हो रहा है, वही एलफिल टावर है, तो फिर भी गर्मी के अंदर जो है वो 6 इंच तक या उसकी हाइट में जो थोड़ा सा परिवर्तन आता है, चेंज जो उसकी हाइट में आता है, वो क्यों आता है? तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये चेंज जो आता है तो उसके विस्तार का जो कारण है, वो कारण होता है थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है यहाँ पर? जो एलफिल टावर है उसका थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, और थर्मल एक्सपेंशन होने के कारण जो है वो आपको लंबा दिखाई देता है। थर्मल एक्सपेंशन का बेसिकली मतलब है कि जो हमारा एलफिल टावर है उसके ऊपर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है, यानी जो सूर्य से, यानी सन से आने वाली जो रेडिएशंस है, वो उसको क्या करती है, हीट दे देकर उसको गर्म करती है। और जैसे ही लोहा है वो गर्म होगा, एलफिल टावर जो है वो गर्म होगा, तो गर्म होने से जो है वो पिघलेगा, एक तरह से थोड़ा सा मुलायम बन जाएगा, और उस वजह से उसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, लगभग 6 इंच ही इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई 6, 12, 15 फीट किलोमीटर लंबा हो जाएगा, नहीं, ये जो है आपका 6 इंच तक लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि एलफिल टावर जो है उसकी हाइट गर्मियों में ज्यादा होती है, क्योंकि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन भी ये प्रैक्टिकल बना करके ये पूछा जा सकता है। ये सीजीएल 2020 का ही क्वेश्चन है। मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एलफिल टावर की जो लंबाई है वो कब ज्यादा होगी, मौसम पूछ लिया, तो आप याद रखना गर्मी में। कब कम होगी? तो सर्दी में। या ऐसा आ जावे कि एक एलफिल, कोई व्यक्ति जो है एलफिल टावर को देखता है और वो जो है एक मौसम में तो 6 किलोमीटर का देखता है, और दूसरी बार जब जाता है तो 6 किलोमीटर से कुछ ज्यादा उसको लंबाई दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 6 किलोमीटर वो है नहीं। तो ऐसे अगर आपसे पूछ ले वे, तो फिर ऐसे में जो है आपको हमेशा, जब मौसम ज्यादा गर्म होगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मौसम सर्दी का है तो उसकी हाइट कम कर देना। इस प्रकार का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यूपीएससी जैसा पूछता है, उस प्रकार के सीजीएल में भी देख रहे हो आप, पूरा बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सीजीएल 2022 का ही क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको नोट डाउन, और ये आपको याद रखना है 6 इंच तक लगभग बढ़ जाती है इसकी हाइट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट आगे की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the law in physics which states that equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। ये कह रहा है कि फिजिक्स का यानी भौतिकी के उस नियम के बारे में बताइए, या उस वह कौन सा नियम है ये बताइए कि तापमान और दाब का जब अपन समान परिस्थितियां रखते हैं, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर को जब अपन सेम कंडीशन में रखते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं, तो गैस का जो आयतन है वो उसके समान आयतन जो है वो समान अणुओं की संख्या के बराबर होता है। यानी ये कहने का मतलब है कि आयतन और जो उसके अणु है, मॉलिक्यूल्स है, वो कांस्टेंट रहते हैं अगर हम जो है टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें। तो बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो है अलग अलग लॉस आते हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा
है। और ये जो लॉ है बेसिकली जब भी बात की जाती है कि समान आयतन पर समान अणु की संख्या जो है वो समान रहती है अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल है, तो ऐसे में जो है हम ये कहेंगे कि ये एवोगाद्रो का नियम है। किसका नियम है? अवोगाद्रो का नियम है। एवोगाद्रोस लॉ जो है ये यही कहता है कि किसी भी मैटर के अंदर जो हमारा आयतन है उस गैस का, है ना, उस गैस का जो आयतन है वह आयतन हमेशा समान ही रहेगा समान अणुओं के लिए। कब? जब आप तापमान और दाब को जो है फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। और यहाँ पर एवोगाद्रो संख्या भी एक होती है जो आपको याद रखनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो है आपका एवोगाद्रो नंबर है, इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। 6.023 इंटू 10⁻23, ये याद रखिएगा, ये आपके जो है काम का है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका यूनिट आप मोल इनवर्स लगा सकते हो। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो है किस प्रकार का स्टेटमेंट जो आपने ये देखा कि ताप और दाब जब समान है तो आयतन और अणुओं की संख्या समान होगी। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि मान लीजिए पहले था वॉल्यूम V1, बाद में है वॉल्यूम V2, तो ये बराबर होगा N1 अपॉन N2 के, यानी कि जो पहले वॉल्यूम था और बाद में वॉल्यूम है उसका रेशियो, और जो पहले अणुओं की संख्या थी यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे और बाद में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उनका रेशियो जो है वो इक्वल होता है। ये कहता है एवोगाद्रो का नियम। समझ में आ गई बात? इसी के साथ यहाँ पर एक बात और बता दूं, ये जो ओम्स लॉ है ये ओम्स लॉ फिजिक्स का ही लॉ है, लेकिन ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि जब आप अपने आसपास की फिजिकल कंडीशंस को सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, यानी फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी ये सब चेंज नहीं होते हैं, तो आपका किसी भी कंडक्टर के अंदर जो उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी विभवांतर होता है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा इसको, तो वो कहता है कि जो आपका ये कंडक्टर है, मान लो ये डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई एक जो है कंडक्टर है, चालक है, और इस चालक के ये दो किनारे हैं भाई, एंड्स है दो ये रहे, तो इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी हो गया। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली यानी कि समानुपाती होता है उसके अंदर बहने वाले करंट के। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो ओम्स लॉ है वो ये कहता है कि व्हेन आप जो है जब भी अपने आसपास की सभी चारों कंडीशंस को, जो भी कंडीशंस है फिजिकल कंडीशंस यानी कि भौतिक जो है आपकी कंडीशंस यानी कि शर्तें, वो जो है आप अगर सेम रखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है अपने आसपास का, तापमान है, आपका दाब है, आपकी ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, ये सब जो है सेम रखते हैं, तो उस समय किसी भी चालक के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर जो करंट बह रहा है उस करंट के। ये बात आपको याद रखनी है, ये है ओम्स लॉ। और फिर अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ और हमारे बॉयल्स लॉ के बारे में। अब देखिए आगे मैं इसको भी समझा देता हूं, आपके पास में है एक तो चार्ल्स लॉ और एक है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है, तो ये आप लिख सकते हैं चार्ल्स लॉ। बेसिकली चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर आपने जो है प्रेशर को कांस्टेंट रखा है ना, क्या करा आपने, जो प्रेशर है उसको आपने कांस्टेंट रख दिया, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने पर क्या होगा, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने पर जो V और T है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी आयतन और जो तापमान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। क्या? आयतन और जो हमारा तापमान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि V1 अपॉन V2 बराबर होगा T1 अपॉन T2 के। समझ में आ गई बात? एक सेकेंड, तो V1 अपॉन V2 बराबर होगा T1 अपॉन T2 के। इसके अलावा देखिए जो हमारे पास में बॉयल्स लॉ है वो, और उसके बाद लास्ट में एक और मैं बता दूंगा जो है आइडियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है बॉयल्स लॉ, है ना। देखिए अब ये क्या कहता है, तो ये बॉयल्स लॉ ये कहता है बेसिकली कि अगर हमने जो है क्या कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, है ना, टेम्परेचर जो है उसको क्या कर दिया आपकी बार, कांस्टेंट कर दिया।
क्लियर। तो जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P और V ये दोनों के दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है ना PV, ये हो जाता है कांस्टेंट। PV क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। यानी P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 के। यानी कि पहले का प्रेशर और पहले का वॉल्यूम और बाद का प्रेशर और बाद का वॉल्यूम का आपस में मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये है चार्ल्स लॉ, ये है बॉयल्स लॉ, ये याद रखना है। अब यहाँ पर मैं जो है आपको एक आइडियल गैस इक्वेशंस जो होती है उसके बारे में भी बता देता हूँ। किसके बारे में? आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, इसके बाद में अपन जो है आगे बात करेंगे। और आइडियल गैस लॉ जो है या आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो क्या है, देखिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये वैसे तो पूरा का पूरा 12th के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक होता है, उसके अंदर पढ़ाया जाता है। हमें केवल याद होनी चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा है उससे ही रिलेटेड है ये चीजें। और ये जितने भी लॉ है ना, उन सभी लॉ को, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आपका एवोगैड्रो लॉ, और ये जो है तीनों के तीनों जब आपके मिलाए जाते हैं तभी मिलकर के एक इक्वेशन आती है, आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन निकल कर आती है। वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां पर पी का मतलब है आपका प्रेशर यानी कि दाब, वी का मतलब है वॉल्यूम यानी कि आपका आयतन, ठीक है, और एन जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये क्या है? मोल। और आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, और टी जो है वो है टेम्परेचर यानी कि तापमान। समझ में आ गई बात? तो ये जो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, इसके अंदर आप अलग अलग रूल याद रखोगे। कैसे? जैसे अभी देखिए, आप पीछे एक बार आपने क्या बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिए। टेम्परेचर कांस्टेंट करते ही देखो ये फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया, और एन की वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गए, यानी पीवी की वैल्यू आ गई कांस्टेंट। तो पीवी जैसे ही कांस्टेंट आ जाता है उसे क्या कहा जाता है? बॉयल्स लॉ कहा जाता है, ठीक है। ये इससे आ गया पहला रूल, बॉयल्स लॉ हो गया। चार्ल्स लॉ कहता है कि जब प्रेशर आप कांस्टेंट करते हो, प्रेशर आपने कांस्टेंट करा यानी ये प्रेशर हट जाएगा, ठीक है। और एन और आर तो कांस्टेंट है ही है। तो अब बचा क्या? वी और टी। वी और टी डायरेक्टली क्या हो गए? प्रोपोर्शनल। तो वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये क्या हो जाएगा? तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। कब? जब आपने पी को कांस्टेंट कर दिया। और फिर हमारे पास में क्या था? एक सेकेंड, फिर हमारे पास में क्या था? ये एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि जब आपने बाकी कंडीशंस को सेम कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो है वी और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो देखो, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, तो V और R जो है, N जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, इसलिए एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये जब तीनों मिलते हैं तो उसी से जो है आइडियल गैस इक्वेशन आती है, और वो यही है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है, वी क्या, एन क्या, आर क्या, टी क्या, ये बता दिया मैंने। तो ये चीज आपको याद रखनी है और ये अपने काम की है, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, इसके बाद में ये रहा। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके जो है फ्लूइड से रिलेटेड है ना। और ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ फ्लूइड, द प्रेशर चेंज इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड विदाउट एनी लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। हिंदी में, दबाव जब आप एक तरल पदार्थ पर लागू होता है तो दबाव परिवर्तन जो है वो बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेक्षित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून इस घटना की व्याख्या करता है? बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अपने पास में ये एक डिब्बा है, ठीक है, और इस डिब्बे के अंदर आप यहां से जो है पिस्टन लगा देते हैं, ये पिस्टन है, और यहां से आप दे रहे हैं इसको प्रेशर, यानी इसको दबाते हैं। तो जैसे पिस्टन दबाया जाता है तो इसके अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ होगा, उस लिक्विड के हर एक पॉइंट पर जितना प्रेशर दिया, पी प्रेशर दिया, तो यहां भी पी प्रेशर लगेगा, यहां भी पी प्रेशर ही लग जाएगा इस पिस्टन से, यहां भी पी लगेगा, यहां भी पी प्रेशर ही लगेगा। तो ये कहता है कि जब आपने प्रेशर दिया तो लिक्विड के किसी एक भाग से दिया, लेकिन जैसे ही प्रेशर दिया तो वो
तरल जो था, लिक्विड जो था, उसके हर एक भाग पर सेम प्रेशर लगता है, ऐसा जो है कौन से नियम में कहा गया? तो ये कहा गया था पास्कल्स लॉ के अंदर। किसके अंदर कहा गया है? पास्कल्स लॉ जो है वो यही कहता है। अब अवोगाद्रो का नियम आपको बता ही दिया है। हुक्स लॉ और बर्नौलीज थ्योरम जो है इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ यही कहता है कि जैसे ही आप लिक्विड के कहीं पर भी प्रेशर लगाते हो, है ना, लिक्विड के किसी भाग में, तो वो प्रेशर पूरे के पूरे लिक्विड के इक्वल पर जो है पूरा का पूरा क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली ट्रांसमिट किया जाता है। समझ में आई बात? इसीलिए इसी पर आधारित होते हैं आपके हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं, वो हाइड्रोलिक अपने जेसीबी है, लिफ्ट है और क्रेन्स है, वो सब जो है इसी नियम पर आधारित होती है, यानी इसी फिनोमिना पर आधारित होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे, और साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।